हिंदुस्तान है, जब आज़ाद हुआ और पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ पर जो मुसलमान रहे थे वो अपनी मर्ज़ी से रहे। सही मायनों में उन पर कोई दबाव नहीं था कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। वो अपनी मर्ज़ी से रहे थे क्योंकि भाईचारा प्यार था। तो एक दूसरे को मान लो ये मेरे हिंदू भाई हैं, मैं इनको छोड़ कर जाना नहीं चाहता, इसलिए रहे थे। और अब राजनीति इस तरह की हो रही कि पक्षपात करने के लिए आदमी ये नहीं देख रहा कि इसकी भी इतनी ही कुर्बानी देश के लिए जितनी मेरी है। अपनी राजनीति के चक्कर में हमारा जो भाईचारा आपस का वो ख़राब कर रहे, जबकि हिंदू मुस्लिम आपस में खराबी पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन उनके डायलॉग, उनके व्यवहार, उनका काम करने का तरीका हमें बांट रहा। मुसलमान इतने खराब होते तो हमारे जो 10, 20, 50 घर हैं यहाँ से दोनों गांव मुसलमान हो गए, और तो ये तो अब तक के कदमी ही मार देते हम। तो बस भाईचारे से रह रहे हम, तो एक डब्बा ऐसे ही जैसे पहले से रहते आ रहे हैं हमारे बाप दादा। ये छोटा गांव नहीं है सर, ये तो विधानसभा हो या लोकसभा, निर्णायक वोट इस गांव में 50,000 की आबादी है इस गांव की। मुजफ्फरनगर की विधानसभा है पुरकाजी, और पुरकाजी जो है वो सुरक्षित विधानसभा है। तो जो सुरक्षित विधानसभाएं हैं वहाँ खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनके लिए रिजर्व होती हैं। तो ऐसे ही ये एक विधानसभा है, और यहाँ पर कई दलितों के नेता जो हैं वो स्टेट लेवल पर उभर कर सामने आए, जिनमें से एक थे दीपक कुमार जो कांग्रेस में मंत्री रही थी, दूसरी थी उमा किरण, और उसके बाद आए अनिल कुमार, और उसके बाद अब हैं प्रमोद ऊंटवाल। अभी फिर चुनाव होने जा रहा है, और पुरकाजी जो है वो सुरक्षित विधानसभा सीट है, ये बात हम सब बता चुके हैं। लेकिन एक बार और बात बताएं कि जितनी सुरक्षित विधानसभा सीट पर हम जाते हैं और वहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे नहटोर है, नगीना है, हसनापुर है, रामपुर मनिहारन है, तो हम लोग ये देखते हैं वहाँ जा कर के कि वहाँ पर सीटें तो सुरक्षित हैं, लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हसनापुर में 1 लाख से ज़्यादा है, नगीना में 1 लाख से ज़्यादा है, नहटोर में 1 लाख से ज़्यादा है, रामपुर मनिहारन में लगभग 80,000 है। पुरकाजी भी एक ऐसी सुरक्षित सीट है जहाँ मुसलमानों की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, लगभग 40 से 50,000 यहाँ पर दलित आबादी है, लेकिन ये सीट सुरक्षित है। सुरक्षित सीटें किस लिए बनाई जाती हैं, यहाँ पर हम लंबी बात नहीं करना चाहते, विधानसभा के लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। अमूमन सुरक्षित सीटें इसलिए बनाई जाती है कि उस समाज के लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, अपना प्रतिनिधित्व मिले। अपना प्रतिनिधित्व मिलेगा वो तो वो स्टेट में जा करके अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा, और उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं और लंबे समय तक जो विकास से दूर रहे हैं उनको डेवलपमेंट देंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है चर्चा की। दीपक कुमार, उमा किरण, अनिल कुमार और प्रमोद ऊंटवाल जैसे सुरक्षित समाज के लोग जब यहाँ से विधायक बनकर गए हैं, जनप्रतिनिधि बनकर गए हैं, तो उन्होंने अपने अपने समाज के लिए क्या किया है या नहीं किया है। इसी परिदृश्य में एक और सवाल आ जाता है कि मुसलमान जो हैं वो ऐसी सीटों पर जहाँ संख्या में वो दलित आबादी के लगभग 2 गुने हैं, वो सुरक्षित सीट पर उनको वोट करते हैं। तो जो उनको वोट करते हैं, यानी अनुसूचित जाति के आदमी को, एससी के आदमी को वोट करते हैं, तो वो उनका कितना ख्याल रखता है, क्या उनके डेवलपमेंट का ख्याल रखता है या नहीं रखता है। तो हमारे साथ में इस समय दधेड़ू गाँव के लोग हैं, और दधेड़ू गाँव जो है वो पुरकाजी विधानसभा का मुस्लिम बाहुल गांव है। और अगर हम बात कर लें तो पुरकाजी के सबसे बड़े गांव में से एक दधेड़ू गांव है। तो दधेड़ू गांव के प्रधान भी हमारे साथ हैं, और दधेड़ू गांव के कुछ अच्छे लोग जो यहाँ के जानकार लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम हम जान लें? मेरा नाम शाहिद है जी। शाहिद भाई, ये बताइए, ये जो आपका गाँव है दधेड़ू, इसकी कितनी आबादी है? इसकी आबादी जी लगभग दोनों गांव के सी कोई 10-11 हज़ार जी। दूसरा गाँव भी इसमें लगता है, मतलब एक प्रधान बनता है 2 गाँव पर? हाँ जी, 2 गांव के 2 प्रधान बनते हैं, एक ये ददेड़ू कला है, एक ये ददेड़ू खुर्द है। अच्छा, दधेड़ू नाम के 2 गांव हैं, एक कला है और खुर्द है। हाँ, तो शाहिद भाई ये बताइए, जो आपका गांव है इसमें किस आबादी, किस जाति के, किस समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं? इसमें मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा है जी। इसमें ये समझ लो जी आप जी, 3 हिस्से से भी ज़्यादा है, यानी कम से कम 80% लोग यहाँ से मुसलमान हैं। तो यहाँ जो चुना जाता है आपके गांव का प्रधान, तो वो मैक्सिमम मुसलमान ही चुना जाता है? जी, यहाँ मुसलमान ही चुना जाता है, लेकिन पहली सीट जो है वह सुरक्षित थी, तो उसमें दोनों गांव में 87 प्रधान था। हाँ, आप ये बताइए हमें शाहिद भाई कि ये जो आपका गांव है, इसकी गांव की बेसिक समस्याएं क्या हैं? ऐसी समस्याएं जिनको प्रधान सोल्व कर सकता है, और ऐसी समस्या जिनको विधायक सोल्व कर सकता है। आप जानते हैं ना, विधायक जो है वो कुछ चीज़ें विधायक के अंडर में आती हैं, कुछ प्रधान के अंडर में आती हैं। तो इस गांव की बेसिक समस्याएं क्या हैं? जी, बेसिक समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है, और जो नाला है उसे कोई भी प्रधान के खाते में तो आता नहीं।
ना ही प्रधान उसको बनवा सकता। लेकिन जो गांव का पानी है उसे कोई भी विधायक जो है ना और कोई एमपी भी जो है अभी तक उन लोग बता भी चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अगर हमारे गांव की पानी की निकासी हो जा और जो हमारे गांव का पानी बाहर जाने लगा, गांव के लोगों को इससे निजात मिल जा। ये कितने समय से ये समस्या है? ये तो समस्या जी पहले से ही चलती आ रही है जी। कब से चलती आ रही है पानी की समस्या? कब से है? बुजुर्ग हैं अब्बा और जी हाँ 30-40 साल पहले या 30 साल से है। हाँ 30-40 साल बलक पहले भी गाँव में कोई जाता पानी अभी भी रुक गया चफेरे से क्योंकि भराब हो गया, मकान बना लिए, चफेरे से रुक गया। तो इससे तो बीमारियां पैदा हो जाती होंगी। जी जी जी, इससे तो लोग बाग बहुत परेशान हैं। जो गरीब तबका जोड़ों पे बसा हुआ वे लोग बेचारे जो है ना उनका रोटी खाने का बहुत नहीं, उनके मकानों में घुस जा पानी। तो 30 साल में आपने जिसको वोट दे करके विधायक चुना या सांसद चुना, तो वो 30 साल में तो अलग अलग जनप्रतिनिधि बदला गया होगा, क्यों प्रधान जी? जी बहुत बहुत बदले गए जब से अब तक। तो कौन बदले गए? तो 2-4 जिसको आपने वोट दिया और वो बन गया हो। अभी तो अनिल विधायक जी थे पीछे, तो उससे बाद मंत्री उमा किरण जी भी रही। और मतलब ये समस्या हमारी कम से कम 1 किलोमीटर गांव से बाहर पानी जाए तब से हल हो। कई बार ऐसा नहीं कि नेताओं ने प्रयास नहीं किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा टुकड़ा दिया, कभी किसी ने 100 मीटर दे दिया, किसी ने 200 दे दिया। अब वो कुछ दिनों के लिए चले, फिर उस आगे पानी जा नहीं पाता, वो भी इतना ख़त्म हो जाए इतना अगली बार कहीं से मांगे। यानी एक ही बार में अगर ये निकासी हमारी गाँव से बाहर चली जाए तब मसले का हल हो। ये मसले का 100 मीटर टुकड़ा में दे दिया, 200 मीटर टुकड़ा दे दिया, तो ये तो बिल्कुल ही अलग बात होगी ना। मतलब नाला चाहिए ना आपको पानी बाहर निकालने के लिए, यही तो कह रहे हैं आप। और नाला कभी 100 मीटर दे देते हैं, कभी 200 मीटर दे देते हैं। 30 साल में कितना मीटर दे दिया होगा? 30 साल में दे तो दिया होगा 400-500 मीटर, लेकिन मान लो इस योजना में 100 मीटर मिला और फिर अगली योजना तक नहीं मिल पाया तो इतना 100 फिर खराब हो जा, फिर 200 दे दिया किसी ने तो 100 बना और 100 और बन गया। चाहिए कम से कम 800-900 1 किलोमीटर बल्कि, तो वो बीच में फिर खराब हो जा। देखिए ये है ग्राउंड रियलिटी। 1 किलोमीटर बाहर पानी जाना चाहिए गांव की निकासी का लिए। पिछले 25-30 साल से जो जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं वो कोई 100 मीटर देता है, कोई 200 मीटर देता है, और जब 100 मीटर देता है तो वो आगे जब बढ़ता है तो फिर खराब हो जाता है। तो इस तरह तो अगर 400 मीटर के आसपास बना है तो 600 मीटर बनने के लिए, अगला बचा हुआ 600 मीटर बनने के लिए, तो आपको अगर 5 साल में 100 मीटर मिलता है तो 30 साल और लगेंगे। क्यों अब्बा? सही है। सही बात है जी। इस समस्या को एक ही बार में हल हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। इतना साहस कौन जनप्रतिनिधि दिखाएगा कि एक ही बार आपका नाला 600 मीटर दे दे? सरकार दिखाओगे और कौन दिखाओगे? ये फिर वोट मांगते, अगर हमें वोट चाहिए हम थाले ला रहे हो, फिर कोई भी नहीं मिलता। ये भी नहीं तेरे आगे जी कर था, अगर वो गाँव में बिंदी क्या जनता जितना वोट ले गया तो वो कौन? मगोन पूरे गाँव ने मलूक नागर जी पिछली बार गठबंधन से चुनाव लड़े। पूरे गांव ने, दोनों गांव ने ये तय करके वोट दी थी कि भाई आप हमारा नाला कराओगे, हम दोनों गांव में और दूसरा विकास का कोई भी काम नहीं चाहिए, ना कोई रास्ता चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए, आप हमारी ये समस्या हल करोगे। तो उसने वादा किया था, लोगों ने एक तरफा, सभी हिंदू मुसलमानों ने एक तरफा वोट डाल ली और वो MP बन गए थे। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने आगे ये भी नहीं पूछा अभी कि भाई क्या चाहिए तुम्हें, कौन मेरा कौन जिया भी नहीं पूछा इनको। बहुत बड़ी लोकसभा है ना बिजनौर लोकसभा में। आप देखिए हस्तिनापुर, किठौर और पुरकाजी, चांदपुर, मीरापुर और बिजनौर शहर, बहुत बड़ी लोकसभा है। तो बहुत बड़ी लोकसभा, इसलिए आपका छोटा सा गांव कहाँ उनको दिखाई दिया होगा? क्या ये छोटा गांव नहीं है सर, ये तो विधानसभा हो या लोकसभा निर्णायक वोट इस गांव में। 50,000 की आबादी है इस गांव की। उसने भाई ने 10,000 की बताई ना, 10,000 वोट हैं, यानी वो 10,000 वोट हैं, आबादी 50,000 की है। और भाईचारे की बात पूछिए आपने भाई साहब, ये भाईचारे का ये रिकॉर्ड है इस गांव का कि कभी किसी भी तरह के दंगे फसाद हुए, धार्मिक भी, तो इस गांव में कभी कुछ नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं ना कि अगर भाई मेजोरिटी में जहाँ से मुसलमान है तो मुसलमान ही प्रधान बनता होगा, ऐसा भी नहीं है। इस गांव में सुन लो, मैं जो बात बताना चाह रहा, भाई पिछली बार तो चलो ऐसी था, ऐसी मतलब ऐसी ही लड़ाई, ये बन जाए ये बन जाए। जब सामान्य सीट भी यहाँ रही इस गाँव में, दोनों गाँव की बता रहा मैं, रिकॉर्ड रहा इस चीज़ का, तो दोनों गांव में जो 2-2 4-4 घर हैं ना, जिस कास्ट के हमारे गांव में, हमारे यहाँ से ददेड़ो खुर्द में जो वैश्य समाज के लोग हैं, यानी बनिए जो हों, उनके चंद ही घर हैं, 5-4 ही घर हैं। लेकिन रूपचंद जी हमारे यहाँ प्रधान रहे,
जबकि चंद घर है उनके। ऐसी ही मिसाल दधेड़ू कला की रही। दधेड़ू कला में जो हमारे यहाँ हिंदू भाइयों में एक कास्ट है चमरजुला, कबीरपंथी जो कहते हैं जिनको, उनके मुश्किल से 2 4 10 घर हैं, लेकिन वो भी मतलब गांव के प्रधान रहे। और जब रहे, जब जो दूसरे कास्ट के लोग मतलब जो मेजोरिटी में इस गांव में हैं, वे चुनाव उनके सामने लड़े थे। गस्से का चुनाव एक का वोट से 2 बार हार जीत हुई, एक वोट से। ये तो ठीक है बात आपकी हुसैन साहब, क्योंकि देश का भी मिजाज ऐसा ही है। और इस समय जो देश के राष्ट्रपति हैं ना, तो वो भी तो वही कबीरपंथी हैं ना, कोविंद है। कोविंद वो कोरी कम्युनिटी वो है। तो अब भाई ये बताइए कि गांव की समस्या तो समझ में आ गई, तो ये जो वोट देते हैं आप लोग 25-30 साल से अलग अलग विधायक को चुन रहे हैं, और विधायक जो है वो 100 मीटर आपका बनवाता है, कोई भरोसे पे खड़ा नहीं उतर रहा। सांसद आपका आता नहीं। तो इस बार जब आपके दरवाजे पे वो वोट मांगने आएगा, तो वो तो फिर आपको यस करेगा, और हार गया तो फिर तो भूल जाइए, लेकिन जीत गया तो पॉसिबिलिटी नहीं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा क्या होता, बस लाचार को भेज जा, और क्या, बस विश्वास ही तो हो, और क्या। जब वो आया था यहाँ से, उस पर तो विश्वास करा था। अच्छा ये वो तो विश्वास, हमने तो वोट दिए थी, उन्होंने तो अपना पूरा नहीं कराया काम। जैसा हमने उस पर विश्वास करा था, उन्होंने पूरा नहीं करा हमारा विश्वास। सांसद हैं, हम मांग करेंगे उनसे कि अभी भी दे दें, अभी तो मौका है उनके पास 24 तक तो मेरे जो हमारे सांसद हैं फिलहाल वो है ना, तो हम तो उनसे मांग करेंगे कि हमारी समस्या जो आपने कही थी, आपके माध्यम से अगर हमें सुन रहे होंगे, इस बात को पहुंचेगी उन तक, तो दधेड़ू की जो समस्या थी मेन पानी की, MP साहब, तो हमारे यह समस्या को हल कराने की कृपा करें, क्योंकि आगे भी चुनाव फिर भी हो सकता है। उनका तो रूट दिल्ली टू बिजनौर है ना, और दधेड़ू कट गया है, इसलिए वो सीधे बिजनौर जाना पसंद करते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और स्टेट में सरकार जो है वो अब चुनाव है, स्टेट में चुनाव है, तो ये तो आपके गांव की बेसिक समस्या है। तो स्टेट के चुनाव की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये बताइए हमें कि सरकार का जो कामकाज है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का, अब तो 4 साल 9 महीने हो गए हैं, 4 महीना मुश्किल से बचा है चुनाव का, तो आप इसे शुरू करते हैं अब्बा। तो कितना बढ़िया कामकाज है योगी जी का? अरे कैसा भी नहीं चल रहा योगी का, तो योगी ना मोदी ना योगी, कुछ भी नहीं। और क्या परेशान है लोग, बस, और क्या। हर चीज़ तो तुम्हें पता नहीं, रोजगार इन्हें ख़त्म कर दिए। जब रोजगार खत्म होगी तो पब्लिक खत्म होगी नहीं होगी। रेल हमें इन्हें बंद कर दी, 1-2 आओ सुबह शाम, और निशा दिन सुबह भी लगा था, दमादम हर घंटे के बाद हो जाती। कहाँ गई रेल? यो योगी का ये तो काम, और मोदी का बताओ कहाँ गई? नहीं, वो अगर कोई निजीकरण कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि पहले कल तक तो आप लोग ये कहते थे कि सरकारी कर्मचारी जो है वो काम नहीं करता है, और प्राइवेट कर्मचारी ज़्यादा काम करते हैं। अब वो निजीकरण ये समझ करके कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो अच्छा काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, और इनको नौकरी से हटने का डर रहेगा, और बेईमानी की संभावना ख़त्म हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि निजीकरण बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि चीज़ों को बेच रहे हैं। बिक नहीं गई है सारी चीज़, पंपा भी बिक गया, रेलवे बिक गई, हवाई अड्डे बिक गए, और क्या बिको? वो भैया ये आदमी रह रहे हैं बेच लगा, और क्या बिको कि भाई? कभी भी हटा दो, कभी भी लगा लो, सुविधा को क्या है? बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, पैसा लगा रहे, ये तो सब बेकार गया ना। सरकारी नौकरी की वजह से ही तो कर लेते ये सब, कि भाई हमारा एक भी बच्चा अगर सरकारी नौकर हो गया किसी भी महकमे में, तो पूरे घर का सुधार हो जा, और वही ख़त्म कर दिए सब। आपका क्या नाम है? लगाना नाम बता। कलीराम प्रजापति जी, आप ये बताइए कि ये जो सरकार है, आपने तो अपने गांव की बात हमें बता दी कि आपके गांव में बहुत प्रेम है, भाईचारा है, सौहार्द है, लेकिन सरकार पे तो ये इल्ज़ाम लगता है ना, ये आरोप लगता है सरकार पे कि वो लोगों को बांटने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये आरोप लगता है कि वो लोगों को बांटने का काम करती है, लोगों को मज़हब में, जात में बांटती है, बांट करके वोट बटोरती है। दूसरे मुद्दे जो होते हैं उनको वो छिपाने की कोशिश करती है। अपोजिशन के लोग कहते हैं, आप भी अपोजिशन के लोग हैं, नहीं मुझे जानता नहीं, लेकिन आपको जो है वो नहीं लगता कि ऐसा करती है सरकार, बांटती है या नहीं बांटती है? जी
काम करती है। देखो एक बात सुनो, हिंदुस्तान है जब आज़ाद हुआ और पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो यहाँ पर जो मुसलमान रहे थे वो अपनी मर्जी से रहे सही मायनों में। उन पर कोई दबाव नहीं था कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से रहे थे, क्योंकि भाईचारा प्यार था। तो एक दूसरे को मान लो ये मेरे हिंदू भाई हैं, मैं इनको छोड़ कर जाना नहीं चाहता, इसलिए रहे थे। और अब राजनीति इस तरह की हो रही कि पक्षपात करने के लिए आदमी ये नहीं देख रहा कि इसकी भी इतनी ही कुर्बानी देश के लिए जितनी मेरी है। अपनी राजनीति के चक्कर में हमारा जो भाईचारा आपस का वो ख़राब कर रहे, जबकि हिंदू मुस्लिम आपस में खराबी पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन उनके डायलॉग, उनके व्यवहार, उनका काम करने का तरीका हमें बांट रहा। मिसाल के तौर पे एक बदमाश है, अगर वही बदमाश कहीं हिंदू वर्ग में है और उनके सरकार के समर्थन का, हिंदू वर्ग भी सिर्फ जो सरकार के समर्थन का, तो उसको खुली छूट हो, जो चाहे वो करे। और मुस्लिम वर्ग में अगर कोई सही भी आदमी है और उसे कहीं से किसी तरह से मतलब पुलिस ठा लेगी और लेगी, तो उसका सिफारिश नहीं, ना उसकी मानने को तैयार, वो मुलजिम हो जाएगा, बड़ा मुलजिम हो जाएगा, चाहे उसने वो क्राइम करा या नहीं करा, बस उसका नाम आ गया तो वो मुलजिम हो गया बड़ा। तो आप ये कहना चाहते हैं मुस्तकीम जी कि भेदभाव इस लेवल पर हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की सुनवाई नहीं है। हाँ हैं। अब आप गाय के नाम पर ले लो जरा सा, मैं आपसे बताना चाहूँ गाय के नाम पर जितने हिंदू भाई प्यार करें, चंद लोगों की तो छोड़ दो बात, जितने हिंदू भाई लगाव रखे हैं उतने ही मुसलमान भी रखे हैं। मुसलमान पहले से गाय रखे पाले, मुसलमान भी गाय रखता आ रहा, पालता आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो भी छोटे बच्चे पहले से ये धारणा कि गाय का दूध छोटे बच्चे के लिए अच्छा, तो मुसलमान भी छोटे बच्चों को अपना गाय का दूध ही पिलाना पसंद करें ज़्यादा। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप दूध की गाय भी लेके कहीं से चल दिए और आपको रास्ते में कहीं किसी ने पकड़ लिया, तो वो चाहे दूध की गाय अपने घर के इस्तेमाल के लिए ला रहा, बस वो काटने के लिए ला रहा, उसी बात पर उसको छेड़ देंगे, पीट देंगे, पकड़वा देंगे, ये कर देंगे, ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। इससे हिंदुस्तान का भाईचारा खराब हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूं इस चीज़ के लिए कि सरकार के कुछ काम अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे बुरे ही हैं, लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं वो चीज़ अच्छी नहीं है। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने तो गाय पालने भी इसी डर से बंद कर दी है। आपके यहाँ भी हुआ है कुछ ऐसा? बहुत लोग ऐसे कहने लगे कि भाई मतलब दिक्कत रहेगी, मान लो जैसे गाय फिर कुछ दूध देने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो अपने मौसम पर उसका हरी करवा के लावें, जो हरी कहते हैं लोग बाग, यानी नए दूध करवा के लावें, तो वो इसलिए दोबारा लेना पसंद नहीं करता कि अगर उसे कभी भी ऐसी ज़रूरत होगी या कहीं ले जाना पड़ेगा तो वो उसे जाएगा तो दूसरे मकसद के लिए लेके, और उसे देखेंगे भाई बुग्गी में बांध दो, ले जा रहा, गए पकड़ेंगे, छेत्ते पिटेंगे, तो मतलब फिर वही उस पर इल्ज़ाम लगना उल्टा सीधा कि काटी के लिए बेच रहा था, वो कर रहा था। तो परेशान हो गए लोगों ने, बंद कर दिया, कम कर दिया, बहुत बंद तो किया नहीं लेकिन काफ़ी कम हो गया। गाय पालनी जो है वो कम हो गई है। हाँ, ये मुझे आना पड़ेगा, तो ये बताइए कि इधर आ सकते हो? हाँ हाँ, हमने अपनी सीट बदल ली है क्योंकि आपके पास तक आने में देर लग रही थी। तो आपका क्या नाम है? नथुराम है जी। नथुराम जी, ये जो बात ये कह रहे हैं ये ठीक बात कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो आपको भी लगता है कि सरकारों को जो है वो सरकारें जो हैं वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव कर रही हैं? भेदभाव ही हो रहा। बिल्कुल। आप किस समुदाय से आते हैं? हरिजन पार्टी से। अच्छा, आप दलित हैं, आप दलित समाज से हैं। तो ये दलितों पे उत्पीड़न की बात भी करते रहते हैं लोग, खासकर भीम आर्मी के एक चंद्रशेखर हैं, तो वो जानते हैं चंद्रशेखर को? हाँ जानता हूँ, सुना। तो वो अक्सर जो है वो दलितों के उत्पीड़न की आवाज़ को जो है राइज करते हैं, उठाते हैं, तो वो भी कहते हैं इस बात को। तो आपको भी लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है वो दलित समाज के साथ भी होता है? हमारे यहाँ कोई वो नहीं है भेदभाव। मुसलमानों की तरफ से? मुसलमान आपसे मिलजुल कर रहते हैं, और किसी और कम्युनिटी का कोई भेदभाव? कोई कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, यहाँ से सब भाई मिलकर रहते हैं। काम करते हैं आप नथुराम जी? टेलर का जी। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी हम लोग जी। क्या महंगाई से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है? महंगाई से ये फ़र्क पड़ा, अब से 10 साल पहले भी हमारी 150 की मजदूरी थी, उसमें हमारा बहुत अच्छे तरीके से भला हो जाता था, और हम 500-600 कमा लें, अब हम पूर्ति नहीं होती, घर की पूर्ति ही नहीं हो पाती। देख लो कितनी महंगाई, तेल देख लो कहाँ जा लिया, 200 रुपये लीटर पर जा लिया, और ये भी दाल भी, बस सब चीज़, सब्जी जो 2 रुपये किलो थी अब जा 50 रुपये किलो, तो 500-600 में भी पूरा नहीं पड़ रहा हमारा, 150 रुपये में पूरा पड़ जाता था। तो ये आपके इंसानों के विकास के लिए, यानी मानव जाति के विकास के लिए मंदिर, मस्जिद, ये सब मुद्दे हैं, या उनकी ज़िंदगी का विकास जो है वो मुद्दा है?
ये मुद्दे है जी बस। ये तो मुद्दे ही, जिंदगी का विकास कुछ नहीं है। ये तो लोगों को तोड़ फोड़ करके और अपना काम बनाना बस ये हो, और क्या। अगर मुसलमान इतने खराब होते तो हमारे जो 10-20-50 घर हैं यहाँ से, दोनों गांव मुसलमान हो गए, और तो ये तो अब तक के कदवी ही मार देते हम। तो बस भाईचारे से रह रहे हम, तो एक डब्बा ऐसे ही जैसे पहले से रहते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा सब ऐसे ही। कितने समय से आप रहते हैं यहाँ कलीराम जी? हम करीबन 60 साल का था हमारा पिताजी होगा मरा, और 80-90 साल का हमारा बाबा होगा मरा। कम से कम 5-4 पीढ़ी का तो हमें पता, उससे पहले भी रह रहे होंगे। आपको मुसलमानों से कभी कोई समस्या नहीं हुई? कोई समस्या नहीं है, कोई कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई आज तक। आपको? बिल्कुल नहीं जी, और हमारी दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगर हमारे को कोई समस्या आ पड़ो इधर उधर से, तो बराबर खड़े रहेंगे, शरीक रहेंगे हमारे साथ। किस तरह की समस्या आपके सामने आई जब मुसलमान जो हैं वो आपकी मदद में खड़े हो गए? यही आप उसमें जैसा कि मान लिया जाए भाइयों भाइयों में लड़ाई होगी, तो अभी एक समस्या ही मारे लियो, तो बस उसे वहीं से कि समझा बुझा को और हमारी समस्या हल कर दें। कभी भी हमें शादी ब्याह करना पड़ जा, हमें 2 रुपये की समस्या पड़ जा, हमने इस भाई को कहा प्रधान जी को, भाई साहब हमें 10 रुपये दे दे, हमारी लड़की की शादी है लड़के की, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हम ले भाई तू हमारे कमा कर लौटा दिए। तो बस इस तरीके से हमारी समस्या हल होती चली जाए। मतलब इस तरह का आप भाईचारा है। हाँ, भाईचारा है। मतलब वो जो प्रोपेगेंडा है जो आप देखते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो झगड़ा करते हैं, ये सब गलत है। जब हमारे यहाँ नहीं हुआ तो हमें तो ये पता कहीं भी नहीं हुआ। प्रोपेगेंडा है वो। टीवी पे जो आप देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, हमारे गांव में भी तो ऐसा हो सकता, अब क्यों नहीं हुआ आज तक, उन्हीं लोगों में क्यों हो, क्या पता क्या दिखा रहे टीवी में। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा टीवी में क्या नहीं हो रहा, हमें तो अपने पता, हमें यहाँ रहना, यहाँ हमारी ज़िंदगी बन रही, हमारे बड़ों के रहते रहते यहीं आज तक कुछ नहीं हुआ। हिंदू में मुसलमान में कोई फसाद नहीं हुआ आज तक, सब अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे। देदेड़ू एक ऐसा गांव है जहां 80% मुसलमानों की आबादी है और लगभग 50,000 लोग बताते हैं यहाँ रहते हैं, 10 से 15,000 वोट भी करते हैं। तो यहाँ पर जो कम आबादी यानी गांव के गणित के मुताबिक हम देखें तो जो माइनॉरिटी है यहाँ वो हिंदू कम्युनिटी है, मेजॉरिटी जो है यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है। और कई बार ये एलिगेशन लगाते हैं कुछ लोग जो कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं कि जहाँ मुसलमान संख्या में ज़्यादा होता है वहाँ वो दूसरी कौम के लोगों को, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को उत्पीड़ित करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह से कलीराम जी और नाथुराम जी से बात हुई है तो देड़ू एक मिसाल गांव है कि यहाँ इनको जो है इनका तो और ये कहना है कि अगर हम 2 भाइयों में यानी कलीराम जी के उनके भाई से किसी से अगर कोई झगड़ा भी हो गया है तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं और समझौता करा देते हैं। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ और 2circle.net देख रहे हैं आप।